आसिफ मुनीर, पता नहीं कौन उसको मुसलमान कहता है, मैं तो उसको यजीद कहता हूं कि आप खुद सोचिए, अपने ही मुसलमानों का वो वहां पर लहू बहा रहा है। उसको पता नहीं उसके अंदर क्या है, कितनी कुर्सी की भूख है उस इंसान के अंदर, और वो मांग क्या रहे हैं मुझे बताएं। बेचारे आपसे मांगते हैं आटा, आप उनको देते हो गोली। वो आपसे तेल मांगते हैं, आप उनके ऊपर बम फेंकते हो। और इतनी कत्लो गारत, और पूरी दुनिया को आज खड़े होना चाहिए इस चीज के लिए। छोटी सी कोई बात होती थी तो लोग हाय तौबा मचाते थे। यहां पर कश्मीर के अंदर बड़े बड़े नारे लगा करते थे। ये कश्मीर के जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं, कभी भी कहीं की बात हो तो हमेशा खड़े हो जाते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं, लाल चौक पे चले जाते हैं। कभी गाजा में, फलस्तीन में कुछ हो तो सारी की सारी कश्मीर की लीडरशिप जो है वो सड़कों पे आ जाती है। तो आज कहां गया? उन लोगों के साथ क्या आपका वो रिश्ता नहीं है जो बाकियों के साथ है? एक नारा कश्मीर में लगता है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो वो भी तो बेचारे दीन पे चलने वाले लोग हैं, वो भी उसी अल्लाह को मानने वाले लोग हैं। तो ये किस तरह की एक दोगली राजनीति है आप लोगों की? आज बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं लोग? आज क्या उन लोगों का जो कत्लो गारत है वो आपके सामने नहीं है? क्या आज आप लोगों को यूनाइटेड नेशंस के बाद, मैं सभी कश्मीर के नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या आज यूनाइटेड नेशन के बाद प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए? क्या आज लोगों को अपने घर के बर्तन या अपने घर की ज्वेलरी निकाल के उन लोगों की मदद के लिए नहीं खड़े होना चाहिए? क्या वो अलग हैं? अरे वो तो हमारे ही घर के लोग हैं। 3 मोहल्ले पार के लोगों के लिए हम लोग खड़े हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे ही घर के लोग, क्योंकि ये ना भूलना चाहिए कि जम्मू कश्मीर की सारी रियासत एक थी। इस पूरी रियासत का विलय हिंदुस्तान के साथ हुआ था। लेकिन और ये खासकर मैं इस मुल्ला मुनीर को कहना चाहता हूँ, इस यजीद को कहना चाहता हूँ कि ये तुम गुनाह नहीं कर रहे, गुनाह अजीम कर रहे हो। और तुम्हारे साथ वो जो कठपुतली प्रधानमंत्री तुमने बना कर रखा है, शहबाज शरीफ, ये सब के सब तुम्हें। और उस दिन को जो आप में माना जाता है क़यामत का दिन, उस समय दिन पता नहीं क्या मुंह दिखाओगे तुम। मैं तभी तो कहता हूं आप जिन्ना को कसूरवार समझिए, नेहरू को समझिए, लेकिन शेख अब्दुल्ला साहब को भी ना क्लीन चिट नहीं देनी। और आपकी की हुई गलतियों के कारण आज जितनी लाशें भी वहां पर गिर रही हैं, उसका कोई कसूरवार है तो यही नेशनल कॉन्फ्रेंस, यही शेख अब्दुल्ला, यही नेहरू जी और इनकी जमातें, ये इसके लिए कसूरवार है। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में जून से प्रोटेस्ट चल रहा है, जो महंगाई और सियासी हकूक़ और जो वहाँ पर टैक्सेस लगाए जाते हैं उसके खिलाफ चल रहा था। लेकिन प्रोटेस्ट चलते चलते इतना वायलेंट हो गया कि वो अब पाकिस्तान से आज़ादी मांग रहे हैं। और बहुत सारे इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स रील बना के हिंदुस्तान से मदद मांग रहे हैं, जिस हिंदुस्तान को पाकिस्तान ने लगभग 75 साल से हर प्लेटफॉर्म पे बदनाम करने की कोशिश की। आज उसी मुल्क के लोग हिंदुस्तान से मदद मांग रहे हैं। मेरे साथ भाजपा के स्पोक्सपर्सन अभिजीत जसरोटी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह देखते हैं आप पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के प्रोटेस्ट को, जिस तरह से वो अब हिंदुस्तान से मदद की गुहार लगा रहे हैं, निहत्ते लोगों की हत्या की जा रही है, सड़कों पे गोलियां मार रहे हैं पाकिस्तान के रेंजर्स, जिस तरह से वो प्रोटेस्ट को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, और इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह पे रील्स बन रही हैं और वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तान से मदद मांग रहे हैं। देखिए मलिक साहब, जो आज हो रहा है, जिस हिसाब से भी आज कत्लो गारत का जो सिलसिला हो रहा है, ये 47 से ही शुरू हो गया था सब कुछ, अगर आपको याद होगा। और मैं 47 की उस गलती की जब भी मैं बात करता हूँ, और पता नहीं क्या बात है, मैंने कल परसों भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेम बात कही, जब भी मैं POJK की बात करता हूँ, मुझे तो पता नहीं शायद कोई पिछले जन्म का रिश्ता होगा, जब भी मैं बात करता हूँ, बात करते करते भावुक हो जाता हूँ। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले परसों मैं जब रात को अपनी वैसे पूजा पाठ में बैठता हूँ, तो बैठते ही जब मैं सोचना शुरू हुआ POJK की सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, तो मेरे आंखों के सामने वो 100 बच्चियों वाला मंजर, जो शायद बड़े कम लोगों को पता होगा, वो है 25 नवंबर 1947 की वो रात। काली रात है वो, काली रात, क्योंकि अपनी अपनी कुर्सियों के चक्कर के अंदर नेहरू जी ने और जिन्ना ने अपना अपना देश बांट लिया, लोग बांट लिए, सब कुछ बांट लिया। कत्लो गारत तो बेचारे मासूम लोगों की हुई, इनकी तो कुर्सियां ही सिर्फ बनी। उसमें एक तीसरा शख्स और था बीच में, जिसको शायद कभी भी लोगों ने जिसके बारे में बात नहीं, वो थे शेख अब्दुल्ला साहब। और शेख अब्दुल्ला साहब का भी एक बहुत बड़ा रोल है, खासकर इस विभाजन के बाद अगर आप देखें तो। क्योंकि जब मैं उन बच्चियों की बात करता हूं तो मुझे वो मंज़र पूरा मीरपुर टाउन का याद आता है। और मीरपुर टाउन का वो मंज़र जो है, ये बच्चियां आर्य समाज मंदिर के स्कूल की बच्चियां थी। और क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ने और कवालियों ने आपस में मिलकर एक ज़ैन ज़र करके एक पैक्ट साइन किया था। इतिहास मैं इसलिए बताना चाहता हूं आज, क्योंकि POJK के ऊपर हर जगह पर आज बात हो रही है, लेकिन लोगों को इतिहास का पूरा पता होना चाहिए। क्योंकि ये बात मुझे लगता है कि मेरे मन में बार बार क्यों आती है, मैं भी आज तक अपने आप को जवाब नहीं दे पाया। और अगर आप मेरी फेसबुक भी देखेंगे, पिछले साल 2 साल या जब कभी मैंने POJK की बात की, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आई एम हैविंग गूज़ बम्प्स। रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि मेरे को
आई डोंट नो, मेरे सामने जब वो बच्चियों की, जब मुझे वो दिखाई देती है, उनकी चीखों पुकार सुनाई देती है, और सोचिए कि पाकिस्तान ने जन जर करके एक पैक्ट साइन किया, और जन जर पैक्ट, ये कैसी घिनौनी आर्मी होगी पाकिस्तान की, कैसे दरिंदे होंगे ये लोग जिन्होंने एक इंसानों के नाम पे भी एक आपस में डील साइन कर ली। और डील ये थी कि पाकिस्तान जो है वो सारी की सारी ज़मीन ले जाएगा, और जो बच्चियां होंगी, लड़कियां होंगी, औरतें, वो सारी की सारी किसको दे देंगे? कवालियों को दे देंगे। सोचिए कि इस घिनौनी आर्मी का वो जो आसिफ मुनीर, जिसे मैं कभी भी, पता नहीं कौन उसको मुसलमान कहता है, मैं तो उसको यजीद कहता हूं, कि आप खुद सोचिए, अपने ही मुसलमानों का वो वहां पर लहू बहा रहा है, उसको पता नहीं उसके अंदर क्या है, कितनी कुर्सी की भूख है उस इंसान के अंदर। और मैं तो कहता हूं कि ऐसे इंसान को तो जोजक भी नहीं मिलेगी, पता नहीं कहां जाएगा ये इंसान। उसके बारे में तो खैर भगवान ही बेहतर जानता है, अल्लाह बेहतर जानते होंगे। लेकिन मैं ये बात बताना चाहता हूं उस जन जर पैक्ट की। उस पैक्ट के बाद जब पूरी की पूरी कत्लो-गारत शुरू हो गई, इसी स्कूल के बाहर वो सारे के सारे कवाली पहुंच गए कि हम इन लड़कियों को यहाँ से ले जाएंगे। उन लड़कियों ने अपनी अजमत बचाने के लिए, उन बच्चियों ने अपने गले में अपनी चुन्नियाँ बांधी और उस मीरपुर के गुरुद्वारे के उस कुएं के अंदर कूद गई सारी की सारी। सोचिए आप लोग कि क्या वो मंजर होगा। जिस किसी को भी मैं कहता हूँ आपकी बच्ची है या आपकी बहन है, आप ज़रा 1 मिनट के लिए सोचिएगा अपने मन के अंदर कि अगर आपकी बहन या आपकी बच्ची के साथ ऐसा होता तो आप क्या करते। मैं अभी तक अपने आप को यह जवाब नहीं दे पाया, ना मैं उस चीज़ से बाहर निकल पा रहा हूं। और बड़ी बात यह आती है कि भारत की फौज केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर खड़ी है। मैं तभी तो कहता हूं आप जिन्ना को कसूरवार समझिए, नेहरू को समझिए, लेकिन शेख अब्दुल्ला साहब को भी ना क्लीन चिट नहीं देनी, क्योंकि वो भी पूरे के पूरे इस सारी की सारी कत्लो गारत के अंदर बराबर का वो भी उनकी भी शर्कियत है, इसके अंदर वो इन्वॉल्व है। क्योंकि जब भारत की फौज ने उनसे अपने पीछे हेडक्वार्टर से अनुमति मांगी कि हमें मीरपुर के टाउन को बचाना है, तो शेख साहब ने नेहरू जी को कहकर हमारी फौज को वहीं रुकवा दिया। अब वो लोग उम्मीद लगाकर बैठे थे कि भारत की फौज आएगी और हमें बचाएगी, लेकिन उन बच्चियों ने अपनी अजमत बचाने के लिए उस कुएं के अंदर छलांग लगा दी। तभी मैंने कल भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कभी जब भी POJ वापस हमारे पास आया तो हम ज़रूर 25 नवंबर का वो दिन वहीं उसी मीरपुर गुरुद्वारे में जाएंगे और उन बच्चियों के लिए वहाँ पर अरदास भी करेंगे और पूजा भी करेंगे। मुझे लगता है कि आज भी उनकी आत्मा को शांति नहीं हुई, वो भी आज इंसाफ हम सब हिंदुस्तान के लोगों से मांग रही हैं। लेकिन ये बताइए कि जिस तरह से आज वहाँ पे जुल्म हो रहा है, कत्लो-गारत हो रही है, आज भी वो लोग हिंदुस्तान से मदद मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदुस्तान हमारी मदद के लिए आ जाए। किस तरह देखते हैं इस चीज़ को आप? जिस मुल्क ने हमेशा हिंदुस्तान को बदनाम किया, आज वही मुल्क अपने लोगों पे जुल्म कर रहा है और वो लोग मदद मांग रहे हैं हिंदुस्तान से। देखिए मलिक साहब, बात ये आती है कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सज़ा पाई, अभी तक हम लोग सज़ा पाने, और इस पाकिस्तान ने खासकर हमेशा जब भी अपनी इन्होंने भीख का कटोरा लेकर गए किसी भी देश के अंदर, किसी के आगे भी भीख मांगी है तो कश्मीर के नाम पर मांगी है। आज देख लीजिए असली कश्मीर का हाल क्या है आपके सामने। आप देख लीजिए उन लोगों की क्या कत्लो-गारत ये लोग कर रहे हैं। कल ही आप देखें तो सरदार ओसामा जो लड़का है जमील, सरदार ओसामा जमील उस लड़के का नाम है, एक यूथ लीडर है लड़का वो, उस लड़के को छाती पे गोलियां मारी हैं इस पाकिस्तान की आर्मी ने, और वो लड़का बेचारा हमारे बीच में अब नहीं रहा। ये पाकिस्तान उन निहत्थे लोगों के ऊपर बम, गोली, बारूद सब कुछ यूज़ कर रहा है, और कारण सिर्फ एक ही है। और उससे भी बड़ी बात सोचिए, इनका खुद का मंत्री ख्वाजा आसिफ, और मैं जब उसको प्रवक्ता कहता हूँ कांग्रेस को, तो कांग्रेस वालों को बड़ी मिर्ची लगती है। देखें, बताएं, जो आपकी वकालत करेगा वो तो आपका प्रवक्ता हुआ ना, क्योंकि पिछले चुनावों के अंदर यही ख्वाजा आसिफ कहता था राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओ, कांग्रेस को वोट डालो। आज वही ख्वाजा आसिफ वहां पर कह रहा है ये जो POJ वाले हैं ये हिंदुस्तान की तरह हमारे दुश्मन है। क्या पूरे हिंदुस्तान को इस बात को जानने का हक नहीं है? और मैं पूछना चाहता हूं खासकर ये कांग्रेस वालों से और इन सब से कि आज आप इसका क्या जवाब देंगे? और आपकी की हुई गलतियों के कारण आज जितनी लाशें भी वहां पर गिर रही हैं उसका कोई कसूरवार है तो यही नेशनल कॉन्फ्रेंस, यही शेख अब्दुल्ला, यही नेहरू जी और इनकी जमातें, ये इसके लिए कसूरवार है। और वो मांग क्या रहे हैं मुझे बताएं। बेचारे आपसे मांगते हैं आटा, आप उनको देते हो गोली। वो आपसे तेल मांगते हैं, आप उनके ऊपर बम फेंकते हो। बेचारे अपनी बेसिक जो बुनियादी सहूलतें वो आपसे मांग रहे हैं, और इतनी कत्लो-गारत। और पूरी दुनिया को आज खड़े होना चाहिए इस चीज़ के लिए। छोटी सी कोई बात होती थी तो लोग हाय तौबा मचाते थे। यहां पर कश्मीर के अंदर बड़े बड़े नारे लगा करते थे। ये कश्मीर के जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं, कभी भी कहीं की बात हो तो हमेशा खड़े हो जाते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं, लाल चौक पे चले जाते हैं। कभी गाजा में, फलस्तीन में कुछ हो तो सारी की सारी कश्मीर की लीडरशिप जो है वो सड़कों पे आ जाती है। तो आज कहां गया?
उन लोगों के साथ क्या आपका वो रिश्ता नहीं है जो बाकियों के साथ है? एक नारा कश्मीर में लगता है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो वो भी तो बेचारे दीन पे चलने वाले लोग हैं, वो भी उसी अल्लाह को मानने वाले लोग हैं। तो ये किस तरह की एक दोगली राजनीति है आप लोगों की? आज बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं लोग? आज क्या उन लोगों का जो कत्लो गारत है वो आपके सामने नहीं है? क्या आज आप लोगों को यूनाइटेड नेशंस के बाद, मैं सभी कश्मीर के नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या आज यूनाइटेड नेशन के बाद प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए? क्या आज लोगों को अपने घर के बर्तन या अपने घर की ज्वेलरी निकाल के उन लोगों की मदद के लिए नहीं खड़े होना चाहिए? क्या वो अलग हैं? अरे वो तो हमारे ही घर के लोग हैं। 3 मोहल्ले पार के लोगों के लिए हम लोग खड़े हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे ही घर के लोग, क्योंकि ये ना भूलना चाहिए कि जम्मू कश्मीर की सारी रियासत एक थी। इस पूरी रियासत का विलय हिंदुस्तान के साथ हुआ था, कोई आधा अधूरा विलय नहीं किया था। ये तो शेख साहब ने डेलिबरेटली पीओजेके के लोगों को, गिलगित बल्तिस्तान, मीरपुर के लोगों को, कोटली के लोगों को, देवा बटाला के लोगों को, इन सब लोगों को इंटेंशनली हिंदुस्तान से दूर रखा था, क्योंकि ये लोग शेख साहब को अपना लीडर नहीं समझते थे। ये वही 2.5 जिलों के लीडर थे। तभी जम्मू के लोगों ने कभी इनको लीडर नहीं समझा, रजौरी पुंछ के लोगों ने कभी इनको लीडर नहीं समझा। लेकिन आज भी देखिए, मैं मलिक साहब सिर्फ 1 मिनट ज्यादा ले रहा हूं क्योंकि भावुक हो गया हूं, मेरे मन की जो बात निकल रही है मैं जरूर करूंगा लोगों से। आज भी वही है, आज भी वही 2.5 जिलों की पार्टी, वही लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। और जब बात पूछी गई फारूक साहब से पीओजेके के लोगों पर कहिए, तो यूनाइटेड नेशन का नाम लेके पल्ला झाड़ दिया। ऐसा तो नहीं चलेगा फारूक साहब। लेकिन ये बताइए कि लोग कह रहे हैं कि ये सही वक्त है कि हम अपने उस जगह को वापस ले जिसकी हम हमेशा बात करते हैं संसद में। जब भी हम लोग बात करते हैं हम उसको अपना ही हिस्सा मानते हैं। देखो, हम तो मानते हैं इन सब चीज़ों को, और इसके ऊपर जब रिजोल्यूशन भी पास हुआ तो सबको ये पता होना चाहिए, एक नॉन गांधी प्रधानमंत्री ने ही रिजोल्यूशन पास किया। अगर गांधी किसी परिवार के प्रधानमंत्री के हाथ में होता तो शायद वो रिजोल्यूशन भी पास ना होता। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब वो रिजोल्यूशन पास किया गया था, इसलिए पास किया गया था, और इसमें टेक्निकली भी वो आप ही का हिस्सा है। अगर आप देखें, पूरी की पूरी रियासत का विलय, और आज एक बहुत बड़ा दिन है, 1 अगस्त का मैं दिन बताना चाहता हूं कि हिस्ट्री के अंदर यह दिन भी बड़ा दर्ज है, क्योंकि 1 अगस्त 1947 को इसी हमारे महाराजा हरि सिंह जी ने डोगरा रियासत का परचम जो है वो गिलगित पे भी चढ़ाया था, और वहां से यूनियन जैक यानी कि अंग्रेज़ों की गुलामी जो है उससे निजात दिला दी थी। यूनियन जैक की जगह डोगरों का जो उस समय राज था महाराजा हरि सिंह जी का, उन्होंने वहां पर वो परचम लहराया था। तो हम तो कभी भी आज तक, मैं जब डोगरों की बात करता हूं, मैं डोगरा मुसलमान की भी बात करता हूं, हिंदू की भी बात करता हूं, और सिख की भी बात करता हूं। हमने तो अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं सही, तो इन 2.5 परिवारों की गुलामी हम क्यों सहे? लेकिन किस तरह देखते हैं पाकिस्तान के एक्शन को आप? मैंने पहले ही कहा शुरुआत में कि पाकिस्तान ने 75 साल हिंदुस्तान को बदनाम किया कि वो कश्मीर पर जुल्म कर रहा है। जब आज पूरी दुनिया देख रही है कि कौन किस पे जुल्म कर रहा है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से जुल्म कर रहे हैं, किस तरह देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, इन बिके हुए लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे, मुझे बताएं। इन बिके हुए लोगों को आप क्या कह सकते हैं, जिनको खुद ही, अगर इन्हीं के आप देख लीजिए, अगर वही ख्वाजा आसिफ बोलता है कि ये हिंदुस्तान की तरह हमारे दुश्मन है, कहने को तो आप ही के अपने लोग बनते हैं वहाँ वो, लेकिन आज उन्हें आप दुश्मन कह रहे हो। मैं ये सोचना चाहता हूँ कि वो लोग बेचारे कितनी थ्रेट के अंदर जी रहे होंगे। वो बच्चियाँ जिनके आज इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियो आ रहे हैं, जो बता रही हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के रेंजर, पाकिस्तान की आर्मी और ISI के गुर्गे उनके घर पे घुसकर उनकी अजमत जो है वो लूट रहे हैं, किस तरह उनके भाइयों को, उनके वालिद को किस तरह से गोलियों से भूना जा रहा है। एक दर्दनाक मंजर है, इतने लोगों का लहूलुहान किया जा रहा है। और क्या पूरी दुनिया जो छोटी छोटी बातों के ऊपर हाय तौबा मचाते थे, सो कॉल्ड बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, आज वो सारे के सारे कहां सोए हुए हैं? हिंदुस्तान तो अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, हम लोग तो उनके साथ खड़े हैं। आप देखिए, एक बात और आती है कि पीओजेके के लोगों भी अगर किसी से उम्मीद है तो उसी हिंदुस्तान से उम्मीद है, या हमारे जम्मू के लोगों से उम्मीद है, क्योंकि अभी भी किसी कश्मीरी लीडर का नाम उन लोगों ने नहीं लिया। आप खुद सोचिए कि वो लोग रजौरी पुंछ के लोगों के आगे उनसे बात करते हैं, उनको बोलते हैं कि हमारे लिए खड़े हों, हम लोगों के लिए हमारे को बोलते हैं, हम सब उनको लिए खड़े होते हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों को आज इनके लिए खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन और ये खासकर मैं इस मुल्ला मुनीर को कहना चाहता हूं, इस यजीद को कहना चाहता हूं कि ये तुम गुनाह नहीं कर रहे, गुनाह अजीम कर रहे हो। और तुम्हारे साथ वो जो कठपुतली प्रधानमंत्री तुमने बना कर रखा है, शहबाज शरीफ, ये सब के सब तुम्हें, और उस दिन को जो आप में माना जाता है क़यामत का दिन, उस समय दिन पता नहीं क्या मुंह दिखाओगे तुम। अपने लोगों का कत्ल कर रहे हो, थोड़ी शर्म करो। लेकिन किस तरह देखते हैं, क्या फ्यूचर है इसका? इतना जुल्म हो रहा है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो अभी भी उस जुल्म से लड़ रहे हैं, सीना तान के गोलियां खा रहे हैं। क्या देखते हैं फ्यूचर उसका आप? श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक आता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। जब जब जुल्म बढ़ेगा,
जब जब इस तरह की कत्लो गारत की थी, तब तब कोई ना कोई आएगा और कोई ना कोई ज़रूर आएगा जो इस जुल्म सितम से आपको निजात दिलाएगा। और मुझे आज भी याद है कि जो गिलगित बल्तिस्तान सब POJK की जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं वो आज भी 3 से 4 रोटियां एक्स्ट्रा बनाती हैं कि पता नहीं कब हिंदुस्तान की वो आर्मी आएगी और इस पाकिस्तान रेंजर से हमें निजात दिलाएगी, इनके जुल्म सितम से हमें बचाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ भाजपा के जम्मू कश्मीर के स्पोक्स पर्सन थे अभिजीत जसरोटिया बात करने के लिए, जिस तरह से पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जुल्म हो रहा है और किस तरह से वहाँ के लोगों ने अपनी मांगें रखी, लेकिन वहाँ की जो आर्मी है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने किस तरह से उन लोगों पे जुल्म किया, उस सब के लिए क्या कुछ अभिजीत जसरोटिया ने कहा। लेकिन पूरे तमाम दुनिया से ये अपील वो कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ उठाइए, हम हकूक़ की बात कर रहे हैं, हमें वो अपने हकूक़ मिलने चाहिए। लेकिन आज उस पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में खून की होली खेली जा रही है। पाकिस्तानी रेंजर्स जो औरतें हैं उनकी अज़मतें लूट रहे हैं, जवानों को मार रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका गला दबा रहे हैं। आपकी क्या कुछ राय है, क्या सुझाव है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।